Hi everyone, welcome to the chemistry solution of your ANTS FT1 which is your first full test. इतने दिन से आप लोग पार्ट टेस्ट दे रहे थे, ये हमारा पहला फुल टेस्ट है, यानी कि इसमें आपको पहली बार आपको असली नीट वाला फील यानी कि फुल टेस्ट वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका फील मिलेगा, राइट। आई होप आप सब ने अच्छा किया होगा। पेपर को चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन में बोला है इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया अंडर सूटेबल कंडीशन देन द लिमिटिंग रिएजेंट इज। आपको पता है हेबर्स प्रोसेस में N2+3H2 गिव्स टू अमोनिया, राइट। ये 1:3:2 के मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अब आपको इक्वल वॉल्यूम बोला, आपको पता है कि मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो सेम चीज़ होता है। इसका मतलब अगर ये 1:3 के मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं यानी कि ये 1:3 के वॉल्यूम रेशियो में भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लेता हूँ, लेट्स से इसका भी V लीटर लिया है, इसका भी V दिया, तो क्या होगा? हम ये बोलेंगे कि इसके 1 मोल को 3 मोल चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके 1 लीटर को इसका 3 लीटर चाहिए, राइट। यानी कि इसके V लीटर्स को इसका 3V लीटर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास 3V तो है नहीं। इसका मतलब ये दिस इज फॉलिंग शॉर्ट, दैट मीन्स दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच पार्टिकल कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन? चलिए देखिए 52। ओके, विच पार्टिकल कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन? जैसे आपने देखा 2 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसका जो भी स्पीसीज होगा, जो भी पार्टिकल होगा, उसका मास नंबर जो होगा वो 3 हो जाएगा, राइट। अब आपको 4 पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और चारों में एक ही पार्टिकल ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका मास नंबर 3 दिया हुआ है, राइट। ट्रिटियम 1,3, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ग्रुप जनरली। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज बेसिकली द नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या फिर इन एन आयन, जो भी है। अब आप देखें अगर इसका ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, तो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, राइट। बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास आता जाता है और हमारा न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी बढ़ते जाता है। इसकी वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ता है। लेकिन जब हम डाउन आते हैं तो देयर आर 2 फैक्टर्स विच कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो पहला फैक्टर अगर हम देखें, पहला फैक्टर है हमारा ऑब्वियसली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज एटॉमिक नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप। लेकिन साथ में साइज में भी काफ़ी कंसिडरेबल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भी चला जाता है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो हम ये बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि ये जो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ग्रुप यानी कि डाउन द ग्रुप जनरली रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज वी मे से, राइट। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। देखिए कंटेनर्स ए एंड बी हैव same gases, pressure, volume and temperature of A are all twice as that of B, then the ratio of number of molecules of A and B are. Okay, बड़ा सिंपल से बोल सकते हैं। Number using ideal gas equation हम बोल सकते हैं PV by RT represents the number of moles in chamber A and हम ऐसा बोल सकते हैं PV by RT यहाँ पे represent कर रहा है ये number of moles of B। अब यहाँ पे कंडीशंस को अगर अप्लाई करें, देखो क्या बोला है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो ए में है वो सब दुगना है एज दैट ऑफ बी। तो बी में अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर बी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए? 2P, राइट। यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए? यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 2V। और यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए 2T। इसका मतलब अगर हम और हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी का रेशियो ले लो, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से 2 को कैंसिल कर दूँ तो Na और Nb का जो रेशियो होगा, Na और Nb का जो रेशियो होगा, मेरे को बताइए PV/RT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यानी कि ये रहेगा 2:1। 2:1 है हमारा ऑप्शन नंबर डी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। द प्लॉट ऑफ log P अगेंस्ट log V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब हम मान सकते हैं प्रोसेस हमारा क्या है? आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट है अगर तो हम ये बोल सकते हैं log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, राइट। जिसके बाद अगर मैं log P को लेफ्ट हैंड साइड रख के log V को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो माइनस log V प्लस log K हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्लोप हमारा क्या है, -1 है। स्लोप अगर -1 है यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्राफ दिखना चाहिए ऐसा, ये log p है, ये log v है और ग्राफ डिक्रीज होगा, राइट। और ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आते हैं अगले सवाल पर। 56. Which of the following pairs has heat of neutralization equal to 13.7 kilocalorie? Question number 56. This is again a question from thermochemistry. देखिएगा, which of the following pairs has heat of neutralization, जिसे हम डेल्टा एच एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका हीट होता है एक्चुअली, H प्लस और OH माइनस जब मिलके 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी इवॉल्व होता है। अब ये इक्वल टू 13.7 किलो कैलोरी होता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहे होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस भी साथ में स्ट्रॉन्ग है। पहला ऑप्शन अगर आप देखें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ऑप्शन बी को देखिए, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर होना चाहिए बी। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। मेरे को बताइए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। लास्ट ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, तो यानी कि ये सब बाकी ऑप्शन नहीं, आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। अब हमें यहाँ पे पूछा है, कॉलम 1 में कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, कॉलम 2 में Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप। अब हम जानते हैं Kp रिलेट्स विथ Kc एज RT के पावर डेल्टा Ng, राइट। हमें क्या करना है, बस 4 ऑप्शंस जो हैं यानी कि 4 केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें डेल्टा Ng का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम डेल्टा Ng का वैल्यू देखते हैं 4 ऑप्शंस के लिए, पहले ऑप्शन में आप देखिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स ऑफ गैसेस है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल्स ऑफ गैसेस है, तो 2 - 2 अल्टीमेटली डेल्टा Ng क्या हो जाएगा बेटा, 0, राइट। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में डेल्टा Ng को अब मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राइट। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 2, राइट। ये इस केस में तो 2 - 2 हो गया था, 2 - 2 0 आया था। ऑप्शन बी सॉरी सेकंड रिएक्शन में जो कि हेबर्स प्रोसेस है, उसमें नंबर ऑफ गैस इन द प्रोडक्ट साइड इज 2, ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 1 + 3 दैट इज 4, 2 - 4 इज -2। ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ये अब मेरे को बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड में मेरे को बताइए 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेंट साइड में 1, तो ये हो जाएगा 1। और इस लास्ट ऑप्शन में देखिए, प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में गैस नहीं है, वो सॉलिड है इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 - 0 ये आ जाएगा 2। तो ये 4 डेल्टा Ng निकला है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा में कौन सा आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ए शुड रिलेट टू व्हाट, डेल्टा Ng 0। डेल्टा Ng अगर 0 हो गया तो Kp का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, इस केस में Kp इज इक्वल टू, इस केस में Kp इक्वल टू Kc हो जाना चाहिए। इस केस में Kp इज इक्वल टू Kc RT के पावर -2, इसमें Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, और इसमें Kp इज इक्वल टू Kc RT स्क्वायर। इसका मतलब A is relating with S, A is relating with S, B is relating with -2 that is R, C is relating with P and D is relating with बचा क्या, Q, right? तो A, S, B, R, C, P and D, Q, that is option number A is the correct answer. Okay? आते हैं अगले सवाल पे। पूछा है which of the following is a characteristic of a reversible reaction? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ऐसा तो जरूरी नहीं है। फिर बोला इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कैटलिस्ट बट इट इज नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद बोला इट कैन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और लाइक बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है जिसमें at equilibrium there are some amount of reactant and product, both of them interconverting into each other and maintaining their stable concentration, right? जिसकी वजह से आंसर क्या होगा, 58 का C होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। एक कंपाउंड दिया गया आपको YBa2cu3O7, बोला इज अ सुपर कंडक्टर। ये इट्रियम, बैरियम, कॉपर और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। अब आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द कंपाउंड विल बी। ओके, देखिए तो क्या कर सकते हैं, आपको बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्रियम कितना है, +3 है,
बैरियम बीइंग एन एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। कॉपर का हम निकालना चाहते हैं, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2, राइट। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे हम ये जरूर बोलेंगे कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0 एज द कंपाउंड इज न्यूट्रल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इट्रियम कितना एटम है, एक ही है, तो +3, प्लस बैरियम के 2 एटम्स है तो 2 × +2 करेंगे, कॉपर के 3 एटम्स है तो 3x, एंड ऑक्सीजन के 7 तो 7 × -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, +3, 2 × 2 4, +3 और ये मिलके आएगा +7, +3x -14 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 3x इज इक्वल टू -14 उस तरह क्या 14 बना, 14 - 7 7, यानी कि x इज इक्वल टू आएगा +7/3, +7/3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर, और यही हमारा आंसर है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 60। An x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. The value of x is. तो मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में बड़ा सिंपल सा एक रिलेशनशिप है जो कि हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। काई ए बाई काई बी into 1000 divided by molar mass of solvent. Solvent being benzene here, right? अब आपको पता है solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute दिया हुआ है 0.2। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का ये प्लस का भी 1 होता है, तो ये अगर 0.2 है तो ये जरूर 0.8 होगा, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलर मास 78, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0.2/0.8 दैट इज 1/4, 1000/4 इज 250 डिवाइडेड बाय 78, राइट। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 80 है, 80 × 3 240 होता है, ये 240 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, दैट इज 61। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर इज अ निकनेम दैट इज यूज्ड फॉर, डेड बर्न प्लास्टर इज अ निकनेम दैट इज यूज्ड फॉर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 61 का आंसर डी। 62 अगेन अनदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। The metal used in photoelectric cell is 62. Out of these 4 elements, we can say the metal that is used in photoelectric cell is cesium. Cesium is the correct answer, option number B. Okay. 63, a question from P block. आपको बोला the element that has least tendency for catenation is. तो जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम ग्रुप 14 का बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इनमें अगर देखें तो कैटेनेशन का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का, और डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इसकी वजह से लोएस्ट या फिर लीस्ट टेंडेंसी जो है कैटेनेशन का वो होगा लेड का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, 63 के बाद आता है आपका 64। देखिए, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ गिवन लैटिस पॉइंट आर। तो 64 में चलिए दिखाते हैं, इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोला है तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड देन बैक, राइट। अब आपको क्या समझना है, आप मान लो पार्टिकल एट ऑरिजिन, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इसको जेड एक्सिस बोल रहे हैं, राइट। अब अगर ये वाला पार्टिकल एट ऑरिजिन है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके पीछे एक क्यूब होगा, जिसको मैं येलो से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई और कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बोला इस तरफ एक और क्यूब एग्जिस्ट करेगा इसके पीछे, राइट। अब इसके नीचे भी करेगा और इधर भी करेगा, और उन सब में उनके फेस सेंटर्स पे कुछ एक एक पार्टिकल आएगा। तो अगर मैं ऑरिजिन से देखूँ तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल इस प्लेन में, कौन सा प्लेन, वाई जेड के प्लेन में आ रहे हैं, जो उससे हाफ ऑफ फेस डायगोनल के डिस्टेंस पे है, राइट। तो इफ़ यू ड्रॉ यूल सी, तो जिस तरीके से 4 पार्टिकल आपके वाई जेड प्लेन में है, वैसे ही 4 पार्टिकल आपके एक्स जेड प्लेन में मिलेंगे, और 4 पार्टिकल आपको एक्स वाई प्लेन में भी मिलेंगे। इसका मतलब देयर आर टोटल ऑफ 12 पार्टिकल्स विच आर क्लोजेस्ट to any one of these particles for a face centered cubic lattice. आंसर हो जाएगा आपका C. ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। In equimolar solution of glucose NaCl
and barium chloride, the order of osmotic pressure is as follows. अब आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इज इक्वल टू ICRT, राइट। हमारे पास तीन चीज़ है, ग्लूकोज और इक्विमोलर बोला गया है तो कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए सेम है, RT तो सबके लिए सेम हम एज्यूम करेंगे ही। ग्लूकोज NaCl and barium chloride. Since the degree of dissociation is not mentioned, we can assume that degree of dissociation is 100%. So the value of I for these solutes will vary as 1, 2 and 3, and greater the value of I, greater will be the value of osmotic pressure, जिसकी वजह से barium chloride का सबसे highest होगा, उसके बाद NaCl और उसके बाद lowest होगा glucose का. That is mentioned in option number C and that should be the correct answer. Okay? Question number 66, देखिएगा. Electrolysis involves oxidation and reduction respectively at. याद रखिएगा, मैंने क्लास में बोला था आप लोगों को, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। और मैंने ये याद रखने के लिए आपको ये भी बोला था कि CR को आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67. For first order reaction, the concentration of reactant decreases from 0.2 to 0.1 molar in 100 minutes. तो ये मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.2 से 0.1 जाने के लिए अगर 100 मिनट्स लग गया है, इसका मतलब दिस मस्ट बी माई हाफ लाइफ, क्योंकि हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, राइट। अब व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन? हम जानते हैं K इज इक्वल टू 0.693 बाय T हाफ, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाय 100, वी कैन से 6.93 इंटू 10 के पावर -3 मिनट इनवर्स, राइट। दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं 68 पे। 68, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट हैज अ नेगेटिव चार्ज। अब आपसे बोला गया है कि कैपेसिटी टू प्रेसिपिटेट इट इज हाईएस्ट इन, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा हार्डी-शूल्स रूल। हार्डी-शूल्स रूल यही बोलता है कि अगर सॉल्ट नेगेटिव चार्ज है तो उसके कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा the ion which attracts negative charge, that means a cation. And if you look at the cations in all these four options, you will see potassium में cation के ऊपर चार्ज क्या है? +1, सोडियम में +1, कैल्शियम में +2, एल्यूमिनियम में +3. तो greater the charge on this positive ion, the greater will be its capacity to attract these negatively charged the particles of dispersed phase, and hence it will be the most effective for coagulation, right? जिसकी वजह से 68 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, तो आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखिए यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम। तो अगर हम चार ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रायोलाइट, जिसमें आपको अगर फॉर्मूला देखें तो वो होता है Na3Al(F6). फिर आपको दिया हुआ है फ्लोरस्पैर, ये होता है आपका कैल्शियम का फ्लोराइट। फिर है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, और फिर डैस्पोर, जिसे हम इस केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका अल्फा फॉर्म होता है, राइट। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम। तो अगर हम देखें क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, तो फ्लोरस्पैर इज द ओनली वन जिसमें एल्यूमिनियम एब्सेंट है, राइट, जिसकी वजह से बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडोहेलाइड। स्यूडोहेलाइड क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज थोड़ा सिमिलर शो करते हैं हैलोजन जैसा, और अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन सा एनाइन है वो है साइनाइड, राइट। साइनाइड इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले नंबर पे 71। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयन इज फाउंड टू बी 5.92 BM बोस मैग्नेटॉन। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऐसे ट्रेडिशनली तो you may use this formula n into n+2 का root over to calculate this, but there's a very simple shortcut. All you need to do is कि decimal point के आगे कौन सा number है, that number itself is the number of unpaired electrons in this case, and that as you can see point के पहले 5 है, इसलिए number of unpaired electrons 5 होगा, आंसर होगा हमारा D, right? Okay, आते हैं आगे। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 72 में in which set of molecules are all the species paramagnetic, right? तो इस क्वेश्चन को करने का फास्ट तरीका क्या होगा? आप एक्चुअली डायमैग्नेटिक स्पीसीज ढूंढना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज मिल जाता है तो उस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे, राइट। तो मेरे को बताइए ऑप्शन ए में N2 एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज,
राइट, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। और ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो F2 एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो Li2 भी एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें सारे स्पीसीज पैरामैग्नेटिक हैं, तो वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। Hello everyone, welcome to the discussion of ANTS Full Test 1 Organic Chemistry Part। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में हमें पूछा गया है कि द स्टेबिलाईजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन। तो यहां पे अगर देखें, आप सारे ऑप्शंस में अगर देखोगे रेजोनेंस है ही नहीं, जैसे इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग देखें ऑप्शन बी में भी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, एंड वी ऑलरेडी नो sp3 इज नेवर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। इवन ऑप्शन सी में भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये sp3 आ गया बीच में, डबल बॉन्ड इस साइड से भी देखो इस साइड से भी देखो, सिंगल बॉन्ड sp3, तो यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग बता सकते थे कि आंसर डी ही होगा। तो यहां पे ये बेंजीन है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, पूरा ही डीलोकलाइज्ड है ये, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डीलोकलाइज हो जाएगा। मैं इसको ऐसे डीलोकलाइजेशन शो कर देता हूँ। ये एक्चुअली डीलोकलाइज होकर कुछ ये बनता है, पाई को अगर आप डीलोकलाइज करोगे तो ये इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि रेजोनेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 में बोला है कि क्लोरोमीथेन प्लस क्लोरोइथेन अगर एनी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये रिएजेंट और रिएक्टेंट देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिस इज नथिंग बट वुड्स रिएक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इन वुड्स प्रोसेस। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अगर देखें CH3Cl प्लस CH3CH2Cl Na ड्राई ईथर, तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने देखा होगा, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो Cl को हटा के रेडिकल बनाना पड़ता है, यहां भी सेम। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक, ये खुद के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है जिससे हमें मिल सकता है इथेन। दूसरा, ये खुद के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है जिससे हमें मिलेगा ब्यूटेन। तीसरा, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं जिससे हमें मिल सकता है प्रोपेन। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो ए ऑप्शन तो मैंने बनाया है, ठीक है, हमें बोला है नॉट द फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये तो मैंने बनाया, आप लोग देख सकते हो इथेन है ही। और भी देखते हैं, जैसे अगर ऑप्शन बी को देखें, बी इज ऑल्सो पॉसिबल, मैंने प्रोपेन भी बनाया है, सी इज ऑल्सो पॉसिबल, मैंने ब्यूटेन भी बनाया, लेकिन डी जो है वो इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा वुड्स रिएक्शन से मीथेन एक्चुअली बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में ही मिनिमम कॉम्बिनेशन रहता है। तो कंबाइन करने से एटलीस्ट 2 कार्बन तो बनेगा ही, ठीक है, तो 1 कार्बन का पॉसिबल ही नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं 75 पे। हमें क्या बोला गया है? फ्रियॉन्स आर नॉट रिकमेंडेड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, आर नॉट रिकमेंडेड फॉर रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कॉज एसिड रेन। एक्चुअली इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा, सारे ऑप्शंस अगर मैं पढ़ लूं, कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कॉज वेरी लेस कूलिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेफ्रिजरेटर्स के लिए फ्रियॉन्स को, ठीक है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते बिकॉज दे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो 75 का जो आंसर है इट विल बी सी, ठीक है, क्लियर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। इसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्लू कलर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू लेसाइन्स एक्सट्रैक्ट एंड FeSO4 इज एडेड फॉलोड बाय FeCl3, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस और साथ में कलर भी बोल दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर देखें लेसाइन्स टेस्ट में अगर कलर्स की बात करें इंडिविजुअली, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन सल्फर है, ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में जब इसका रिएक्शन होता है तो ये डीप वायलेट कलर देता है,
ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें ब्लू कलर चाहिए, ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। 2 पे आते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन और सल्फर है, यहां पे सिर्फ सल्फर था, यहां पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर है, तो इसका जो कलरेशन होता है ये रेड कलरेशन होता है, ये FeCl3 के साथ जो है रेड कलरेशन देता है, ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ब्लू कलर चाहिए। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे है CH3N CH3 ये जो Me दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट CH3 ओनली। यहाँ पे हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे अगर कलरेशन की बात करें, अगर आप इसका FeCl3 और FeSO4 से रिएक्शन कराते हो तो इसमें ब्लू कलरेशन आता है विच इज आवर डिजायर्ड कलर, ठीक है, तो 3 की तो पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि इवन रिगार्डिंग 4, ठीक है, जो 4 दिया है हाइड्राजीन, कि सर इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है साइंस टेस्ट में उसमें कार्बन बिल्कुल रहता है, Na+C+N जिससे NaCN बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो ये साइंस टेस्ट देगा ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ 3 की ही पॉसिबिलिटी है जो हमें पूरे सीक्वेंस के बाद ब्लू कलरेशन दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा इसमें द करेक्ट आंसर फॉर 76 विल बी A, 3 ओनली, ठीक है। 77 पे आते हैं, ठीक है, इसमें बोला गया है सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and the alkyne respectively are, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आप सोडियम अमाइड के साथ जो है एक ब्रोमोएल्केन का रिएक्शन करवाते हैं ताकि हमें 3 ऑक्टाइन मिले, और बाकी ऑप्शंस में वही दिया है हमें, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक एक करके, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। या पहले हम लोग 3 ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये 8 कार्बन हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्ट 3 आइन, मतलब यहाँ पे 3rd पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये हमें बनाना है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ये हमें बनाना है। अब देखिए आप इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं। देखो कुछ ऑप्शंस तो मैं ऐसे ही रूल आउट कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें कार्बन कितने चाहिए, 8, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मैं एक आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, चलो पहला वाला देख ही लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस। एक्चुअली क्या है कि ब्रोमोएल्केन के साथ रिएक्शन करने से पहले आपको एल्काइन को कंसिडर करना होगा, और बोला है कि सोडियम एमाइड के साथ दैट इज NaNH2, तो इट्स अ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन जिससे इसका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ठीक है। तो सारा ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद इसका रिएक्शन जब हम लोग करेंगे Br CH2 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 CH3, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये SN2 लगाएगा, जिससे देखो बनेगा क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें अपना डिजायर्ड कंपाउंड जो है, ठीक है, हमें अपना डिजायर्ड कंपाउंड, एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे A ऑप्शन में एक मैंने CH2 छोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसे। आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 है, ठीक है, कार्बन, तो 4 के साथ 4 CH2 और 1 CH3, नाउ इट इज करेक्ट। तो यहाँ भी अगर देखें 4 कार्बन के बाद, ठीक है, 1 CH2 मुझे ऐड करना होगा, नाउ इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखें 9 कार्बन आ गया, दिस इज नॉट ऑक्टाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन आ चुके हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो हम लोग ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, ठीक है। पहले टर्मिनल एल्काइन के साथ एसिड बेस लगाओ जिससे न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाए, उसके बाद SN2 किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, जो भी ब्रोमोएल्केन दिया है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगर 8 कार्बन वाला बनाना है, यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे 4, तो 9। तो पहले ये तो वेरीफाई कर ले कौन कौन पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पे कितने हैं, 3, बी ऑप्शन में देखो 3, और यहाँ पे कितने हैं, 5, तो 5 3 8 तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में भी देख लेते हैं 5 और यहाँ पे 3, ये भी हो सकता है 8, यहाँ भी देख लेते हैं 4 और 4, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बाकी सब में तो है, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहो, अगर आप ऐसे डायरेक्टली करना चाहो, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट फिक्स रहता है, बस इसको जाके ब्रोमीन वाले कार्बन से ऐड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें
फोर्थ पोजीशन में एल्काइन आ रहा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सेकंड पोजीशन में एल्काइन आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है एल्काइन, तो ऑब्वियसली आंसर डी ही होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमेशा मिनिमम पोजीशन लेना है ट्रिपल बॉन्ड का। तो बाकी आप प्रोसेस से जाना चाहो तो कर सकते हो, बट दीज आर टेक्निक्स दैट यू शुड नो इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो यहाँ पे देखो एल्काइन हमारा बी ऑप्शन में ये है, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से NaNH2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एसिड बेस न्यूक्लियोफाइल CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तो इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे Br CH2 CH2 CH3 SN2। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक, लिविंग ग्रुप हट गया। तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लेफ्ट साइड से भी फोर्थ पोजीशन, राइट साइड से भी फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ना ए आंसर है ना बी आंसर है हमारा। ठीक है, अब सी पे आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था C ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2, यहाँ भी सेम एसिड बेस। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और इसका रिएक्शन CH2Br 3 CH2 और CH3। तो SN2, यहाँ पे देखोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे 5 कार्बन। यहाँ भी देखोगे सेकेंड पोजीशन ले रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एसिड बेस, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रिएक्शन इस एल्काइल हैलाइड के साथ SN2, तो यहाँ पे ऐड हो गया, लिविंग ग्रुप निकल गया। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। तो यहाँ पे देखोगे थर्ड पोजीशन पे हमारा एल्काइन आ गया, और ये और कुछ नहीं, ऑक्ट 3 आइन ही है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। तो मेरे हिसाब से ये सबका आया होगा 78 पे। 78 में हमें बोला है कि ये फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में एक्स और वाई हमें बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे मुझे ऑलरेडी उन्होंने रिजल्ट्स दे दिए हैं, तो ये मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए प्रोडक्ट बनाना। सही है कि नहीं? एल्कीन से इपॉक्साइड बनाना है, किससे होगा? तो पहला रिएजेंट ही मैं आपको बताता हूँ, हमें आंसर बता देगा। ठीक है, H2O हो नहीं सकता है, सी ऑप्शन एसिड हो नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर है? ना ही डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, क्लियर है? दैट इज बियर्स रिएजेंट, इससे भी सिंडायोल बनता है। इसलिए सीधा आंसर मेरा बी ही होगा, क्योंकि पर एसिड अगर मैं लूंगा तो ये पर एसिड क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ठीक है, जिससे इपॉक्साइड कन्वर्जन हो जाएगा, और उसके बाद जब आप LiLH4 से इसका रिएक्शन कराओगे तो यह रिड्यूसिंग एजेंट सप्लाई करेगा अपना H-। तो क्योंकि बेसिक है तो SN2 यहाँ पे अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जिससे बना क्या O-। तो उन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट दे दिया, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये O- यहाँ पे लटक गया और H+ ऐड करके ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये LiLH4 और पर एसिड। ठीक है, तो आंसर इज बी। सही है। 79 को देखते हैं। 79 में अगर देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस 2 डिग्री अल्कोहल विल नॉट बी फाउंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस 2 डिग्री अल्कोहल विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल किस में फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम लोग इसमें देखें, ए में तो ए में भी हो जाएगा एडिशन एलिमिनेशन, बी में भी एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा, सी में भी एनी एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई और एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड 2 डिग्री अल्कोहल ही बनाता है। डी वाला लेकिन जो है वो नहीं हो सकता है, वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। तो आंसर डी ही हो जाएगा। इसमें एक्चुअली पूछा आपको कि 2 डिग्री अल्कोहल किस में नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ एडिशन एलिमिनेशन, HCOOET PH-। तो 2 मोल लोगे तो एक तो ऐड करने का और एक निकालने का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट H+ के बाद आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, HCOH PH, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, बी में अगर देखें बिल्कुल सेम टू सेम, PH-, एक मोल ऐड करने का एक निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे भी OH PH। सही है। अगर हम लोग सी ऑप्शन में भी देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन था। ठीक है, इन दोनों में इट इज एडिशन एलिमिनेशन, यहाँ भी एडिशन एलिमिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन एलिमिनेशन लग रहा है। लेकिन एल्डिहाइड के साथ PH- का जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ऐड किया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, O माइनस को H+ मिल जाएगा, तो CH3CHPH OH, ठीक है। तो इन सब में आप देख रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल बन ही चुका है, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर डी ही होगा, क्योंकि डी में अगर आप देखोगे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन विथ पीएच माइनस, ठीक है, H+ ऐड होने के बाद इट विल बी PHCH2OH विच इज नथिंग बट अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा, तो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। अब आते हैं 80 पे। तो 80 में बोला है assertion compounds containing CHO groups are easily oxidized to corresponding carboxylic acids. True. एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स बाय ट्रीटमेंट विद LiLH4। यस ट्रू, LiLH4 देने से ये एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, बट ये कोई रीजन तो नहीं हुआ ना, रीजन थोड़ी हुआ ये। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और नीचे तो रीजन में रिडक्शन की बात हो रही है, तो ये रीजनिंग सही नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इन रीजनिंग सही नहीं है, तो इसका आंसर ए में बोला है कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सबको पढ़ के फायदा नहीं है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, गलत। असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये भी गलत, ठीक है, क्लियर है। बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 81 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एरोमेटिक का। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड ON, तो हमें बोला गया है Br2 Fe के साथ 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा Fe प्लस Br2 मिल के बनाते हैं FeBr3, और ये FeBr3 जो होता है ये फर्दर Br2 के साथ रिएक्शन करता है, तो FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Br प्लस। अभी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करे कहाँ पे? तो हम लोग देख रहे हैं ये कार्बोनिल इस बेंजीन पे -M लगा रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे लोन पे ये इस बेंजीन पे +M लगा रहा है, मतलब ये बेंजीन एक्टिवेट हो रहा है लेकिन ये बेंजीन डीएक्टिवेट हो रहा है। और हमें पता है कि ये अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा में ऑब्वियसली अटैक पैरा पे करेंगे, प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डी भी पॉसिबल नहीं है। सी कुछ लोगों ने अगर गलती से मार्क किया तो ध्यान से, यहाँ पे कार्बोनिल नहीं है, ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रहे बी आंसर करेक्ट होगा हमारा 81। अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया, विच हैज़ द मैक्सिमम प्रोटीन। तो एक्चुअली मैक्सिमम प्रोटीन जो देखा गया है, ठीक है, क्लियर है, ग्राउंडनट में ही रहता है, ठीक है, 26 ग्राम्स प्रोबेबली। तो यहाँ पे बाकी काउ मिल्क में कम रहता है, ठीक है, एग में उससे कम रहता है, वीट में भी उससे कंपेरेटिवली कम रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो ग्राउंडनट में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो अब आते हैं 83 पे। यहाँ पे बोला इन द आइसोप्रीन पॉलीमर ऑल द आइसोप्रीन हैव, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पॉसिबिलिटी आती है आइसोप्रीन की, ठीक है, क्लियर है, आइसोप्रीन इज नथिंग बट दिस 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है। तो इसका जब पॉलीमर बनेगा, ठीक है, क्लियर है, इसका पॉलीमर कुछ ऐसे बनता है, तो हम थोड़ा सा इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप इसको, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लाइक दिस, तो इसका पॉलीमरिक फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है आइसोप्रीन पॉलीमर, या जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। सो द पॉइंट इज, अब जो ये आप लोगों को कंपाउंड दिख रहा है ये तो GI देगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एटम में डिफरेंट ग्रुप्स है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एटम में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, और यहाँ भी हाइड्रोजन और ये CH2 डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये GI की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी रखता है तो इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांस फॉर्म। तो यस, दोनों पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। सिस से जो है, जो इसका सिस फॉर्म होता है वो हमें देता है नेचुरल रबर, और जो ट्रांस फॉर्म होता है दैट इज गट्टा पर्चा, ठीक है। ये सब थोड़ा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। तो इसका सिस फॉर्म जो होता है वो नेचुरल रबर के काम आता है, और ट्रांस फॉर्म जो होता है दैट इज गट्टा पर्चा, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज सी। वैसे एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन है 84। तो 84 में पूछा है हमसे, अ हाइब्रिड रॉकेट प्रोपेलेंट यूजेस,
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी थियोरेटिकल है, इट यूजेज एक्चुअली अ लिक्विड ऑक्सीडाइजर एंड अ सॉलिड फ्यूल, ठीक है, ये विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली रॉकेट प्रोपेलेंट में ये दो यूज होते हैं, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर एंड अ सॉलिड फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट 85 की बात करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, ठीक है, क्लियर है, इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा होगा, ठीक है, तो हमें चेक करना होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर बात ए की करें, Cl2 और क्या दिया है हमें, ICl2 माइनस, ठीक है। तो अगर Cl2 का देखें, हमें पता है कि Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज 17, तो 2 × 17 + 8, ठीक है, तो ये हो गया 34, 8 हो गया 42। और यहाँ पे अगर देखें आयोडीन का 53 होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, 217, और देखिए 53 ज़्यादा हो गया +1 क्योंकि माइनस है, तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि इसका वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सेम तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अगर देखें Cl2 माइनस एंड ClO2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 × 17 + 1, ठीक है, 34, 35 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 17 + 2 × 8 या 16 और ये 17, 33, तो ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। सी की बात करते हैं, तो IF2 प्लस एंड I3 माइनस, तो ये 53 + 2 × 9 - 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 53 + 18, ठीक है, 53 + 18, तो 53, 63, 73, 71, 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 53 + 1, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों भी सेम नहीं होंगे, तो आंसर हमारा निकल ही आता है डी होगा। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कैसे, ठीक है। ClO2 माइनस और यहाँ पे क्या है ClF2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, Cl में है 17, ऑक्सीजन में 8, ठीक है, +1, तो यहाँ पे देखेंगे 17 + 16 कितना हो गया 33, 34 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 17 + 2 × 9, ठीक है, और प्लस है ऊपर तो -1, तो यहाँ पे 17 और 18 हो गया 35, -1 34, ठीक है, तो सेम आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में हमें बोला गया है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये जो हमें दिया है ए ऑप्शन, ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखो इधर, दिस इज द ऑर्डर, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें अल्फा एच सबका सेम है 6 है, ठीक है, लेकिन ये सिस है और आप लोगों को पता है ये ट्रांस है, तो ट्रांस सिस से तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा। बेसिकली इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना था, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म अगर करोगे तो यहाँ पे कार्बन आयन इज 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, तो आप लोग देख सकते हो ये कार्बन आयन कैसा है 2 डिग्री, तो हमें पता है कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑब्वियसली 1 डिग्री, तो इसलिए ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो ए इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन एंड ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर बी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, ठीक है, हमें यही पूछा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ए इज करेक्ट। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं। ये कार्बन आयन है CH3 यहाँ पे, ये कार्बन आयन है CH3 यहाँ पे, तो अगर देखें यहाँ मेटा पे ही लगाएगा +I, ये पैरा पे लगाएगा +H, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग इफेक्ट है, ऑब्वियसली +H, तो वो क्या करेगा कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को और कम कर देगा, तो ऑब्वियसली यही पहला वाला ही करेक्ट होगा, वही दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली ए और बी करेक्ट हो गया, तो सी तो करेक्ट हो गए। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, सी में हाइब्रिड दिया है, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, दिस इज नथिंग बट बेंजीन के साथ CH3, और यहाँ पे जो है डबल CH2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बोला है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है, और अगर यहाँ पे देखोगे sp3 कार्बन है, तो ये रिंग कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 87। तो अगर यहाँ पे देखें आइसोब्यूटाइलिन ये होता है, इसका रिएक्शन बोला ऑन हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, B2H6 या BH3THF दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ये रिएक्शन और कुछ नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने,
तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यील्ड्स, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अब जो है, इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये H को आप कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में ऐड कर दीजिए और नीचे से जो OH माइनस आ रहा है, ठीक है, उसे कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में ऐड कर दीजिए। ये आंसर मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो हमें आंसर मिला है N ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल गलत। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल गलत। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल गलत। तो आंसर होगा डी, दिस इज नथिंग बट आइसोब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे ये वाई टाइप का ग्रुप है, ठीक है, तो ये आइसो ग्रुप होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 88 पे, ठीक है। तो 88 को मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शंस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड है CH3COH, ठीक है, और इसका हमें रिएक्शन दिया हुआ है AlO(C2H5)3, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिएक्शन और कुछ नहीं, टिश्चेंको रिएक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ नेम रिएक्शन। तो इसको हम लोग इजीली कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली टिश्चेंको रिएक्शन से ईस्टर ही बनता है, ठीक है। तो आप एक मोल को तो ऑक्सीडाइज कर दो एल्डिहाइड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरे मोल को रिड्यूस कर दो अल्कोहल में, और बाकी इससे वाटर का एलिमिनेशन कर दो। तो इससे हमें पहला प्रोडक्ट तो ईस्टर ही मिल जाएगा CH3COOC2H5, सही है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन वैसे ही निकल गया क्योंकि बात एक ही है, ये हमारा ए है, ठीक है। बाकी अगर बी ऑप्शन की बात करें, सी ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो सी डी पॉसिबल नहीं, तो आंसर वैसे ही निकल गया बी। लेकिन मैं ऑब्वियसली सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है। जैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमने ईस्टर बना लिया है, तो अब ये जो हमारा ईस्टर बना है इसके साथ रिएक्शन दिया है हमें C2H5O-Na+, ठीक है। दिस इज नथिंग बट क्लेजन कंडेंसेशन। ईस्टर के साथ लिविंग ग्रुप का सॉल्ट इज एक्टिंग एज बेस, ठीक है, क्लियर। तो क्लेजन कंडेंसेशन में होता क्या है, बीटा कीटो ईस्टर बनता है। एक्चुअली आप इसका 2 मोल ऐसे ले लो, इसमें एसिड बेस लगा के न्यूक्लियोफाइल बना लो, कर दो इसे ऐड और लिविंग ग्रुप को निकाल दो। तो इससे जो हमारा आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा CH3CO CH2COOC2H5, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो यही आंसर्स बने हैं जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओसाजोन विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैल्टोज तीनों ही देते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओसाजोन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। मैं आपको जैसे डी ग्लूकोज के लिए बता देता हूँ, जैसे ये होता है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन 3 मोल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओसाजोन ये होता है, ये होता है ओसाजोन, ठीक है। तो ये तीनों से बन सकता है, तो ये डी है हमारा आंसर इसके लिए। Continuing with questions from section B, question number 90. Question number 90, which of the following statements is correct? तो देखिए क्या बोला गया है, अगर आप देखिए CuNH3 4 2+, जिसे हम क्यूप्रमोनियम भी कहते हैं, और FeCN6 यानी कि फेरोसाइनाइड। अब आपको बोला है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को लेकर सवाल है, ओके। तो आप देख सकते हैं Cu2+ NH3 अगर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास Cu2+ यूज हो रहा है। Cu2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन, राइट, आर्गन के साथ 3D, कॉपर में क्या होता है, कॉपर में होता है हमारे पास 3D10 4s1। वहाँ से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3D 9 हो जाएगा। एज यू कैन सी 3D 9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंडेटरी है कि नहीं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, राइट। और उसके बाद बोला है FeCN6 4-। यहाँ पे हम जानते हैं Fe का होता है आर्गन के बाद, यहाँ पे अगर आप देखें Fe2+ है हमारे पास, राइट। Fe का होता है आर्गन के बाद 3D6 के बाद लिख सकते हैं 4s2, राइट। लेकिन उसके बाद क्या बोला, Fe2+ है। Fe2+ के कारण क्या होता है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इसका मतलब D में बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब आया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड, आया कौन, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड आया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब इसको पेयरिंग कराएगा तो ये बन जाएगा 3D6 कुछ इस तरीके से, और
साइनाइड का डोनेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, गिविंग इट अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2sp3 मेकिंग एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। और डायामैग्नेटिक होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि पहला वाला जो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है और आयरन वाला डायमैग्नेटिक। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। 91 क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 2 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius expands reversibly from 2 liter to 30 liter. The entropy change in calorie per Kelvin per mole is. Okay, देख लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी, इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। अब अगर प्रोसेस हमें बोला गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, ln1 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाना है। और तो बचेगा हमारे पास क्या, डेल्टा S बस NR ln V2 by V1। अब हमें बोला गया है एक्सपैंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। अब मेरे को बताइए नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है 2, R का वैल्यू यूज करेंगे हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, ln बोला गया कितना, फाइनल वॉल्यूम इज 20 by 2, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ln 10 लिख सकते हैं। ln 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 log 10, और हम जानते हैं log 10 का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो 2.303 इंटू 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 4, 2 4 8, 0.3 इंटू 4 1.2, दैट मीन्स 9.2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ओके, 91 का आंसर डी होगा। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 92। Given the reaction 2x plus y gives z plus 80 kilocalorie, which combination of pressure and temperature gives the highest yield of z at equilibrium? तो मेरे को बताइए, सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। 2x plus y gives z plus 80 kilocalorie। अब देखिए एनर्जी आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है इसका मतलब डेल्टा H जरूर लेस देन 0 होगा। ओके, अब प्रोडक्ट साइड में 1 मोल गैस मिल रहा है आपको, रिएक्टेंट साइड में 3, यानी कि इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा Ng देखें जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2, यानी कि डेल्टा Ng भी नेगेटिव है, लेस देन 0। अब ऐसे रिएक्शन के लिए अगर मेरे को प्रोडक्ट का यील्ड मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट का यील्ड मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना होगा। एज यू कैन सी कि रिएक्टेंट साइड में 3 मोल गैसेस है, प्रोडक्ट साइड में बस 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 मोल को 1 मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि कंप्रेशन। और कंप्रेशन कब फेवर होता है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन फेवर होगा, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का 2 ऑप्शन है, या तो 1000 ATM या तो 500 ATM। अब आप बताइए आप कौन सा यूज करना चाहेंगे। हायर प्रेशर विल ऑब्वियसली डायरेक्ट अस टुवर्ड्स 1000 ATM, यानी कि हमारा हम 4 में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद ए और सी पे पहुंच चुके हैं। अब बात आता है टेम्परेचर का। अब मेरे को बताइए यहाँ पे प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में क्या होता है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन को बैकवर्ड ड्राइव करता है, राइट। रिएक्शन को बैकवर्ड ड्राइव करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस केस में अगर मैं टेम्परेचर हायर देता हूं तो Z का यील्ड कम जाएगा बिकॉज रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। तो मेरे को टेम्परेचर को मिनिमम भी रखना है। अब टेम्परेचर का 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 500 डिग्री सेल्सियस या तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में ऑब्वियसली द लोअर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दैट्स व्हाई वी शुड गो विद दैट एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, 93 सॉलिड स्टेट। 93 बोला है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिस्क्राइब्ड एज कैसा। अब क्लोज पैकिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि AB पैकिंग अगर होता है तो उसकी वजह से HCP बनता है, और ABC अगर होता है तो उसकी वजह से CCP बनता है। तो इसको भी इसके बेसिस पे हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, जिसमें AB वाला अरेंजमेंट दिया हुआ है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 94 पे आता है। 94 में देखिए आपसे बोला गया है 1 मोल ऑफ हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 92 mm ऑफ Hg, उसको मिक्स किया गया है 4 मोल ऑफ ऑक्टेन जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 31 mm ऑफ Hg। अब बोला गया है वेपर प्रेशर रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो हमें कौन बताता है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है, P0A इंटू Ka प्लस P0B
इंटू काई बी। पी नॉट ए का वैल्यू दिया गया है 92, काई ए 1 मोल इसका, 4 मोल इसका, तो 1 मोल इसका, टोटल हो गया 5, और इसके लिए इसके साथ 31 इंटू 4/5, राइट। तो 92 इंटू 1/5 करेंगे तो आपका आना चाहिए 18.4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आएगा 24.8, सिंप्लीफाई करेंगे 43.2 mm ऑफ Hg आपका आंसर आना चाहिए, राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 95 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए कॉपर और सिल्वर का एक सेल बनाया हुआ है, राइट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो Cu + 2Ag प्लस गिव्स Cu, वो ऑब्वियसली +2 होना चाहिए, + 2Ag, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का और रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में बनाएंगे हम कॉपर और राइट हैंड साइड में सिल्वर। ये रिप्रेजेंट करता है आपका एनोड, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैथोड। आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आते हैं नेक्स्ट 96 पे। Half life of a radioisotope is 4 hours. If the initial mass of isotope was 200 gram, the mass remaining after 24 hours undecayed is। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप देखिए आपके पास शुरुआत में 200 ग्राम थे, और जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसका मतलब उसका हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ अगर बोला हुआ है 4 आवर्स, तो मैं बोल सकता हूँ एक हाफ लाइफ यानी कि 4 आवर्स के बाद हमारा ये 100 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हाफ लाइफ के बाद ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हाफ लाइफ के बाद 25 में, 25 के बाद एक और हाफ लाइफ में वो 12.5, और एक हाफ लाइफ में 6.25, और एक हाफ लाइफ में इसका वापस से आधा 3.125 ग्राम्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हाफ लाइफ अगर 4 आवर्स है तो 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स 8 आवर्स प्लस 4 आवर्स 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 and plus 4 24, तो 24 hours is nothing but 6 half lives। तो 6 half lives के बाद आप देख सकते हैं कि 200 से वो कहाँ पहुँच गए 3.125, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज 97 देखिएगा। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर, या रोस्टिंग द ओर, या एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द ओर, या एडिंग कार्बन टू द ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। तो मेटलर्जी इज ऑब्वियसली एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द ओर। तो 97 ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 98, अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन। लाफिंग गैस क्या होता है? लाफिंग गैस होता है बेटा N2O, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहता है +1, और इसीलिए इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। 99 में अगर आप देखें, आपको बोला था कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट अगर है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं Cu2+ है, Cu2+ है अगर, और आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट जो कलर एग्जिबिट करता है वो होता है ब्लू। अब अगर वो ब्लू एग्जिबिट कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के हिसाब से अगर आप देखें, राइट, तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ऑरेंज है, तो ऑरेंज वाला कलर उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन में ऑरेंज रेड है, तो 99 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 100। आपसे बोला गया है NiEN3Cl2 हैज लोअर स्टेबिलिटी देन NiNH3 तो यहाँ पे आप अगर आप कंपेयर करते हैं NiEN3Cl2 और यहाँ पे Ni अमोनिया 6Cl2, दोनों में डोनर आइटम नाइट्रोजन ही है बेटा, लेकिन बात यह है कि ये एक मोनोडेंटेट लिगैंड है और ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है। बाइडेंटेट लिगैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिंग फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, जिसे हम कहते हैं चेलेशन, एंड चेलेशन हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, राइट, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एक्चुअली इसका ज़्यादा होना चाहिए। और अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि इसका लोअर है, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो पक्का क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड का। सेकंड वाले में अगर हम देखें NiEN3Cl2, द ज्योमेट्री ऑफ Ni इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बात यह है कि अगर एक बाइडेंटेट लिगैंड का 3 यूनिट एक मेटल एटम के साथ ज्वाइन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर, तो स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, और स्ट्रक्चर अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो हो ही नहीं सकता, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है वो भी इनकरेक्ट है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट में दोनों ही इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ओके, एंड दैट कंक्लूड्स योर पेपर। मेरे हिसाब से
आपने ये पेपर बहुत ही ढंग से एनालाइज किया होगा, ठीक है। Very important, I just have one suggestion to give. At the end of this paper, आप लोग अच्छे से इस पूरे पेपर को एनालाइज कीजिए। प्लस इसको आपने अटेम्प्ट भी उस हिसाब से किया हो, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस पेपर था। Try and identify where you went wrong, कहाँ आपने सिले मिस्टेक किया। तो मेरे हिसाब से मोर और लेस आपने ऑर्गेनिक पेपर जो है अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। बाकी आगे और भी फुल टेस्ट आएंगे, आप अपना जो है मोमेंटम वो बरकरार रखिए एंड कोशिश कीजिए कि आने वाले फुल टेस्ट में आप वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। गुड लक।